हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 14 जनवरी का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के थॉट से। आज का थॉट है, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो हमें यदि अपना रास्ता बनाना है तो इस भीड़ से अलग होना पड़ेगा। अपनी कामयाबी के रास्ते पे खुद ही आगे आगे धीरे धीरे लगातार कदम बढ़ाना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय करिए, फेस्टिवल भी मनाइए, लेकिन अपनी पढ़ाई को ताक पर रख कर नहीं, तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर का। ह्यूमन राइट वॉच द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्टिंग 2023 के अनुसार कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो जो ह्यूमन राइट वॉच है, ये क्या करता है? वर्ल्ड रिपोर्ट निकालता है मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर। तो इस बार जो संस्करण लागू किया, मतलब लॉन्च किया गया है, वो 33वां संस्करण है। याद रखिएगा, राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) के तहत संविधान में एज अ फंडामेंटल राइट इसको क्या किया गया है? अपनाया गया है। आपने पढ़ा होगा संविधान के भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब बात मौलिक अधिकारों की आई है, तो जो मौलिक अधिकार हैं वो किस भाग में है? वो भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और उसके बाद डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। तो जो राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, वो मीडिया की स्वतंत्रता के तहत आर्टिकल 19(1)(a) के तहत प्रदान किया गया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर मीडिया को लेकर ये जो रिपोर्ट लॉन्च हुई है, इसमें बताया गया है कि भारत में जो मीडिया की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मीडिया के कार्यकर्ता रहते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर रहते हैं, कभी कभी उनके ऊपर भी आक्रमण किए जाते हैं और मतलब उनको भी अपना एक तरीके से बहुत सारे लोगों का जो एक तरीके से बुराई का शिकार होना पड़ता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो 33वां संस्करण लॉन्च किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत की कौन सी रैंक है? तो ये क्या होता है वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट? तो इसमें भारत की रैंक आई है 5th रैंक। आप जानते हैं कि इंडिया में शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। अगर हम अर्थव्यवस्था के रिस्पेक्ट में देखें तो इंडिया जो है वो विश्व की 5th नंबर की बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और जो सेबी है, मतलब जो ये शेयर मार्केट है, तो इसके लिए 2 इंस्टीट्यूट काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी और जिसका जो इंडेक्स होता है, मतलब ये किस तरीके से जारी करता है? तो सेंसेक्स। इसको भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सेंसेक्स जो है वो कौन जारी करता है? तो बीएसई। अगर हम एनएसई की बात करते हैं तो एनएसई क्या होता है? ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई की स्थापना कब की गई थी? 1992 में की गई थी और इसका जो इंडेक्स होता है वो होता है निफ्टी। तो आपको दोनों के नाम पता होना चाहिए और इन दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली अर्थव्यवस्था। अब जैसे ही ब्लू इकोनॉमी की बात आ जाए, इसका मतलब है कि आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड है। तो नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये क्या है? समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो समुद्र के अंदर गहराई में जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को क्या किया जाएगा? उनका पता लगाया जाएगा। तो ये कार्य किया है पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय ने। पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय ने ये कार्यक्रम, मतलब ये समुद्रयान मिशन लॉन्च किया है और इसमें जो वाहन का नाम होगा वो होगा मत्स्य। तो ये जो वाहन है, मत्स्य वाहन, ये लगभग 6000 मीटर तक की गहराई में जाएगा और यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं उनका पता लगाएगा। और ये सब कहाँ पर होने वाला है? तो ये चेन्नई में होने वाला है। इतने पॉइंट आपको इससे याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना की पहली वरिष्ठ जो आईएएस हैं वो मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं। तो ये हैं शांति कुमारी जी, जो एक वरिष्ठ आईएएस रह चुकी हैं। तो अब इनको क्या है? चीफ सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है और ये कहाँ की बनी है? तेलंगाना की। तो आपको ये याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा फ्यूजेटिव डस्ट बनाने वाली साइटों के लिए धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया गया है। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था PM 2.5 एंड PM 10 के बारे में कि PM 2.5 जो होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बहुत ही सूक्ष्म जो होते हैं पॉल्यूटेंट होते हैं, जो क्या करते हैं बहुत अधिक मात्रा में पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो PM 2.5 वाला शहर कौन सा पढ़ा था हमने? दिल्ली। और PM 10 वाला पढ़ा था गाजियाबाद। आई होप यदि आपने कल का करंट अफेयर देखा है तो आपको याद होगा। उसी तरीके से जो धूल के कण होते हैं, तो धूल के कणों को क्या किया जाए? नियंत्रित किया जाए। उसके लिए केंद्रीय खान योजना एवं डिज़ाइन संस्थान ने ये फ्यूजेटिव डस्ट बनाने वाली साइट बनाई है। तो इसको आपको याद रखना है। और इसका संस्थान कहाँ पर स्थित है? रांची, झारखंड में स्थित है। अब यहाँ पर बात रांची की आई है। देखिए, करंट अफेयर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें करंट अफेयर में वन लाइनर फैक्ट पढ़ना है, जो भी उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट। चूंकि रांची झारखंड की बात आई है तो अभी बहुत अधिक चर्चा में रहा जो शम्मेद शिखर जी क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? वो झारखंड में स्थित है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो है पारसनाथ की पहाड़ी। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसकी हाइट जो है वो 1350 मीटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले जो क्रिकेटर हैं वो कौन बन गए हैं? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। चूंकि जो भारतीय क्रिकेट के जो जनक माने जाते हैं वो रणजीत सिंह माने जाते हैं, तो उन्हीं की याद में इस ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले जो सेकंड प्लेयर बने हैं वो हैं पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ ने 379 रन बनाए थे, जो कि असम के खिलाफ थे और ये मुंबई की तरफ से खेल रहे थे। और जो अगर आपसे पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन से हैं, तो उनका नाम है BB नीलांबकर। और इन्होंने जो स्कोर बनाया था वो है 443 रन का। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि नंबर 1 पे हैं BB नीलांबकर और जो फर्स्ट नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे हैं वो हैं पृथ्वी शॉ। अब बात रणजी ट्रॉफी की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि जो अभी 2021-22 की रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम रही है वो कौन से राज्य की टीम रही है? वो रही है मध्य प्रदेश। चूंकि मध्य प्रदेश ने पहली बार ये ट्रॉफी जीती थी, इसलिए जो MP पटवारी, MPPSC और जो भी पर्टिकुलेट MP के एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव, इनका निधन हो गया है। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो शरद यादव जी हैं, ये इनका जो संबंध था, चूंकि इनका जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनका जो भी कार्यक्षेत्र रहा है वो रहा है मिथिला, बिहार। ये बिहार से 4 बार सांसद रह चुके हैं और अभी वर्तमान में इनका निधन हो गया है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि शरद यादव जी का संबंध। एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जा सकता है कि शरद यादव जी का संबंध है। आपको ऑप्शन देगा ये एक लेखक हैं या फिर एक राजनेता हैं या अभिनेता हैं, तो आपको याद रखना है कि ये क्या है? एक पॉलिटिशियन थे। फिर आज है मकर संक्रांति। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मकर संक्रांति के पीछे जो एक पूरा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सूर्य के उत्तरायण, आज से क्या होगा? सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करने लगेगा और धीरे धीरे अब क्या है? ठंडी कम होती जाएगी। तो सूर्य के उत्तरायण में होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो नॉर्थ मतलब जो उत्तर वाले राज्य हैं उनमें क्या है? जो मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। लेकिन काफ़ी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे राजस्थान और गुजरात में से उत्तरायण नाम से जाना जाता है, असम में बिहू के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है और केरल में मकर विलक्कू के नाम से जाना जाता है। ये सभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है? मकर संक्रांति ही है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए, लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि बिहू त्योहार का अन्य नाम है या कहाँ पर है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि बिहू असम में होता है और मकर संक्रांति को ही बिहू कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म्स इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। ये बुक लॉन्च की गई है। आप जानते हैं कि कोविड-19 का प्रभाव लास्ट 2 ईयर में कितना खतरनाक रहा है और उसी को लेकर एक बुक लिखी है जिसको लॉन्च किया है जो अभी वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। तो इन्होंने क्या किया है, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 बुक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया जो है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक महान क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट में जो महिला क्रिकेटर के रूप में काफ़ी इनका नाम है स्मृति मंधाना का। तो इन्होंने हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया की ये कौन बनी है, ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा है इसके लिए जो आईसीआईसी बैंक है उसने क्या किया है, सूर्य कुमार यादव को अपना क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गरुण एरोस्पेस जो बहुत सारे एयर स्पेस बनाता है, मतलब जो हेलीकॉप्टर वगैरह और जो भी चीज़ें बनती हैं इस कंपनी के द्वारा, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था धोनी को। और जो रियल 11 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कुलदीप यादव को। तो आपको इतने पॉइंट पता होने चाहिए। फिर आज का आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है किस राज्य ने ग्लोबल सिटी अभियान लॉन्च किया है। ये हमने 3-4 दिन पहले ही डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि किस राज्य ने ग्लोबल सिटी अभियान लॉन्च किया है। तो ये आज का करंट अफेयर था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम कल का और परसों का करंट अफेयर एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि किस देश ने सरकार ने 2030 तक जो सेवानिवृत्ति की आयु है ये 62 से बढ़ाकर 64 ईयर कर दी है। तो ये कदम किसने उठाया है, फ्रांस की गवर्नमेंट ने। फ्रांस में अभी कौन है प्रधानमंत्री के पद पर, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सेकंड क्वेश्चन था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 में जो टॉप रैंक है ये किसको प्राप्त हुआ है, तो वो कंट्री है जापान को। ये आपको याद होना चाहिए। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि पहला ऐसा सॉन्ग है जिसने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसने जीता है, जो RRR मूवी का सॉन्ग है नाटू नाटू, ये पुरस्कार इसी गाने ने जीता है। नासा के द्वारा जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो वो भव्या लाल के स्थान पर कौन बन गई हैं अब, AC चारनिया। कर्नाटक में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी जो थीम थी वो क्या थी, विकसित युवा विकसित भारत। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मानव तस्करी रोकथाम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था हमने कि 2023 का पहला खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है, तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। किस देश से संबंधित है, सर्बिया से रिलेटेड हैं ये। फिर कौन सा सबसे अधिक तेज भुगतान वाला ऐप लॉन्च किया गया है, मतलब बन चुका था, वो है पेरूपी। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई, 2007। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की घोषणा की है, तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने पंजाबी भाषा को अपने जो पब्लिक स्कूल है वहाँ पर क्या है, पंजाबी लैंग्वेज को सिलेबस में इंक्लूड करने की बात की है। किस देश ने दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीके के उपयोग को मंजूरी दी है, तो ये अमेरिका ने दी है। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितने किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, तो वो की जाएगी 32,000 किलोमीटर की, 3200 किलोमीटर की, याद रखिएगा इसको। फिर सारंग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, IIT मद्रास के स्टूडेंट्स के द्वारा सारंग महोत्सव मनाया जाता है। किस राज्य ने नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने को मंजूरी दी है, तो वो उत्तराखंड में दी है। अभी उत्तराखंड में जोशी मठ जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जोशी मठ वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा।
फिर ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस परियोजना केंद्र सरकार ने बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल घोषित किया है, तो ये किस राज्य की परियोजना है? तो ये केरल राज्य की परियोजना है और वर्तमान में जो केरल के सीएम है उनका नाम क्या है? पिनरई विजयन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। फिर कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो था कि 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये देश है फिजी। बहुत ही कम लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है। देखिए आप सभी रोज जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं आप में और जो लोग आंसर नहीं देते हैं उनमें क्या डिफरेंस है ये उसी से पता चलता है कि कौन कितना सिंसियर होके पढ़ रहा है। तो ये आज का करंट अफेयर था। अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।